ये जो चर राशि है, 1, 4, 7 और 10, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है आपकी मेंटल विलिंग, मन का जो गति है वो दिखाता है। अब यहाँ आप क्वेश्चन करिएगा कि मतलब शरीर के साथ मन का क्या रिलेशन? भाई शरीर खराब, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मैटर होता है। आपके मन का अगर स्वस्थता है, यानी मन अगर स्वस्थ है, तो आपका शरीर सर्वतोपरि सब हर तरीके से वो स्वस्थ रहेगा, हर तरीके से स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ये कई सारे रिसर्चों से पता चला है, व्हेन यू हैप्पी योर स्टमक विल बी हैप्पी। और सारे रोग, क्योंकि सारे रोग का जड़ कौन सा होता है? पेट। सही बोल रहा हूं ना? ये तो भारत के बच्चे बच्चे जानता है कि सारे रोग का जड़ जो है वो है पेट। क्योंकि आयुर्वेद और ज्योतिष भारत की एक प्राचीन सुप्राचीन सभ्यताओं का एक बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, पूंजी है, स्केल है, माने कैपिटल है। और उनके कुछ कुछ सुभाषितानी हमारे कोई भी बच्चे के बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो सुनते हुए आते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग ये बोल के ही गए हैं कि अगर पेट खुश तो हर चीज खुश। आप देखिएगा, जब हम आपको राशि प्रॉपर्टी या अदर चीजों के बारे में बताते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी बताते हैं, ये देखिए कैंसर में वही चीजें आता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कौन हम्म। सा? देख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका पेट अगर खुश है तो आपका शरीर खुश है। इसीलिए कर्म शक्ति, यानी कर्म करने की ताकत क्या है और मन की गति क्या है, ये चर राशि का ये सारा जो भी है 1, 4, 7, 10, ये बताते हैं। अब थोड़ा और इन डिटेल्स चलते हैं। अब बताइए, कोई भी कर्म शक्ति होगा, एनर्जी ऑफ वर्क या मेंटल विलिंग, ये क्या होता है? दो टाइप का होता है ना? कौन सा? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी, है ना? एक ये वाला है, एक बाहरी वाला है। तो आंतरिक भाव में अगर आप बहुत मजबूत है, यानी ये एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न में आपके अच्छे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो आपका आंतरिक भाव भी बहुत अच्छा होगा। इसके साथ अगर शुभ ग्रह की कनेक्शन हो जाए तो बाहरी भाव भी बहुत अच्छा होगा। यानी आप बहुत कर्म शक्ति से माने लबालब होके आप पूरे जिंदगी बिता देंगे, वहां पे रोग कम होगा, वो कम होगा। जानते हैं? थोड़ा और इन डिटेल, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, समझते हैं
कि ये बाहरी और आंतरिक भाव की जो बात कर रहा हूं, ये है क्या? अगर आंतरिक भाव आपका अच्छा हो, आंतरिक भाव अच्छा हो, तो क्या होगा, समझिएगा। आप आप ना बहुत तरह का कर्म करने की साधन जुटाएंगे। आपकी जो प्रतिभा होगी बहुमुखी होगी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, जैसे और भी हैं बहुत, ऋषि अरविंद, या इस तरह का बहुत सारा लोग हैं जो ना, जिनका बहुमुखी प्रतिभा है। उनकी कर्म जगत इतना विस्तृत होता है। अगर ये चर राशि की आंतरिक भाव अगर सही हो तो, चर राशि के आंतरिक भाव अगर सही हो तो उनके अंदर उत्साह की कमी कभी नहीं होगा। वो हमेशा उद्यमी बने रहेंगे। और उनकी सबसे बड़ी बात होगी ना, वो मौलिक शोध करता होते हैं। मान लीजिए धर्मदेव जी के अगर चर राशि सही हो और उसमें कोई भी मैलिफिक ग्रह ना हो, और माने बेनिफिक यानी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की वहां पे डिपोजिशन हो, पोजीशन हो, बैठा हुआ हो, तो ना ये अपनी मौलिक जो, अपनी खुद की जो शोध है, वो जीवन पे इतना अडिग होके वो शोध को करते हैं, और शोध को करेंगे जो इन फ्यूचर में ये शोध उनको जीवन में बहुत बड़ा ओहदा देता है। माइकल फैराडे बहुत बड़ा उदाहरण है। यही अगर मान लीजिए बाहरी भाव हो जाए, ये तो आंतरिक भाव की बात की मैंने, लेकिन यही अगर बाहरी भाव हो जाए, बाहरी भाव अगर प्रोमिनेंट हो जाए, तो ये व्यक्ति ना बहुत चंचल होगा, बहुत चंचल होगा। इसको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। ये निरंतर परिवर्तनशील होगा। आप मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का चरित्र ऐसा हो, स्वभाव ऐसा हो, प्रकृति वैसा हो, और उसको अगर कोई रोग होता है, तो क्या वो रोग को वो पत्ता देगा? नहीं ना। लेकिन चर राशि की अगर बाहरी भाव में अ, असमंजसता दिखता हो, तो वो परिवर्तन की वजह से रोगग्रस्त बनता है। अल्टीमेट हमें तो खोजना है रोग कहाँ से होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? रोग शरीर के किस भाग में और कब कैसे आएगा, वो समझना जरूरी है। इसी तरह से थोड़ा और आगे और डिटेल में चलते हैं। बाहरी और आंतरिक भाव को तो समझ ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। जैसे चार अग्नि, चार अग्नि कौन सा है भाई, समझिए। प्लैनेट प्रॉपर्टी, राशि प्रॉपर्टी कहाँ चला गया? ये ये है।
प्लेनेट प्रॉपर्टी और राशि प्रॉपर्टी। अब ये चार अग्नि कौन सा है? मेष राशि। ये ना जीवन का बीज भाव का ज्ञापक है। ये अपने आप में ही प्राणवंत है, निरंतर कर्म करने वाला, साहसी, संयमी। ये अंतरूनी अंदरूनी आंतरिक भाव अगर सहज हो तो फिर वहां रोग की भावनाएं कम हो जाती है, और रोग का डर भी उसके पास कम हो जाता है। रोग कब होता है? अगर मन और शरीर में संयम ना हो तो रोग बनता है। तो चार अग्नि में अगर शुभ ग्रह हो, और ये चार अग्नि अगर शुभ दृष्टि के अंदर हो, तो क्या होगा? इसमें अचानक उत्तेजना कुछ नहीं होगा। अचानक उत्तेजना होने का मतलब है कि बाहरी भाव अगर सहज नहीं है तो, मेलिफिक है तो अचानक उत्तेजना होने का मतलब क्या है? पल्पिटेशन बढ़ जाना, उसके हार्ट में कहीं ना कहीं कमजोरी होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, अचानक इतने क्रोधित हो जाएगा वो कि उसके अंदर का जो पशुवत स्वभाव है वो बाहर निकल के आएगा। यानी कहीं ना कहीं ये रोग का सूचक स्टार्ट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि इसके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए आंतरिक भाव और बाहरी भाव को समझना बहुत जरूरी है। आंतरिक भाव अगर सहज है तो रोग नहीं बनता, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की अवस्थान हो, या शुभ ग्रह की माने वो क्या बोलते हैं, स्फुट में हो, तो इसका आंतरिक जो हिस्सा है वो सहज होगा, वो स्वाभाविक होगा। और कोई भी, चाहे हम चर अग्नि की बात करें या चर जल की बात करें, चर जल कौन सा है? ये वाला है ना, चर जल, कर्क राशि। अब थोड़ा सा एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे वर्षा है, वर्षा हो गया, एक नदी है, तो नदी में क्या होगा? वर्षा के दौरान नदी के जलोच्छास बहुत ज्यादा होता है, बाढ़ आती है उसमें, है ना? और नदी का गंतव्य कहाँ होता है? पहुंचने की स्थल कहाँ होता है? सागर। यानी प्रमथता, यौवनोचित जो उसका युवा शक्ति, उसका द्योतक बनता है ये। आप एक चीज बताइए, क्या युवा में आपके रोग अधिक होते हैं या बुढ़ापे में रोग अधिक होते हैं? बुढ़ापा में। हाँ, युवा शक्ति में आपके रोग कम होते हैं। यानी आपके आंतरिक भाव अगर कर्क राशि का अच्छा हो तो रोग होने का चांसेस बहुत कम होता है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लास थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हम्म। सब्जेक्ट बहुत टफ है, और इसको पूरी तरह से अगर नहीं समझेंगे आप
तो फिर आधा अधूरा ज्योतिष बनेंगे, और आधा अधूरा ज्योतिषी नहीं बनना है। इसलिए एक एक चीज को बहुत बारीकी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां समझ में नहीं आएगा, आप लोग मेरे को क्वेश्चन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन रखिएगा, और मैं उस प्रश्न का सदुत्तर देने की भरपूर प्रयास करूंगा। अब मान लीजिए, जो वर्षा की नदी के बारे में बात कर रहे थे हम, वो वर्षा के दौरान क्या क्या बहा के ले जाता है? वो बहुत वेगवान हो, या वेगवती नदी है तो वेगवती नद है तो फिर वेगवान। तो उस वो अपने अंदर देखिएगा, मरा हुआ वो चीजों को भी समेट के ले जा रहा है ना? और कुछ भी चीज लेके जाके कहाँ पे डाल दे रहा है? समुंदर में। यानी उसके खुद की जो लहरें हैं, जो तरंग है, जो गति है, वो इतना प्रबल है कि उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जल्दी होने का चांस ही नहीं होता। लेकिन वही नदी, उसमें पानी की वेग कम है, तो क्या होगा? मान लीजिए पानी नहीं है, सूखा हुआ नदी है, एक सूखी हुई से नदी, क्या होगा उस वक्त? क्या होगा? कोई भी चीज वो ढो के ले नहीं जा सकेगा, यानी जमेगा। हम आपके शरीर, मान लीजिए कर्क राशि का शरीर है, और आप डिटॉक्सिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, टॉक्सिन्स आपके शरीर में जम रहा हो, तो क्या होगा? रोग ही ना होगा भाई। लेकिन बेगवान है तो आपका रोग तो नहीं होगा ना, आप बहा के ढो के लेकर चल जाइएगा, और कहाँ पे? समंदर में डाल दीजिएगा। यानी अपने अंदर कुछ नहीं रखे आपने, डिटॉक्सिफिकेशन आपने कंप्लीट कर लिया अपने बॉडी का। समझ में आया? जी। शरीर के अंदर आपके आपके पूरा टोटल बॉडी जो है, वो कंप्लीटली डिटॉक्सिफाइड हो गया। डिटॉक्सिफाइड हो गया मतलब फिर वहां पे रोग बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोग तो तब हम्म। बनेगा ना, जो टॉक्सिन आपके शरीर में जमा होगा। उदाहरण ले लीजिए, चर वायु तुला राशि। चर वायु और ये तुला राशि, चर वायु का कौन सा राशि है? ये वाला। जी। वायु की, अब वायु के बारे में समझिए। हवा जो आपके आसपास में है, ये कितने प्रकार के ले लेता है? ये कभी आंधी भी होता, हम्म। तूफान, है ना? ये तरीका होता है जी। ना हवा की वेग के अनुसार। जी। ये कभी वो चक्रवात भी बनता है। हम्म। यानी अगर उसके अंदर वेग ज्यादा हो, वही सेम नदी वाला जो उदाहरण दिए, वैसे ही समझिए। वो माने हम्म। मान लीजिए एक बहुत बड़ा आंधी आया, क्या वो रखेगा अपने पास कुछ? नहीं। वो ले जाके इधर अब उधर समेट के चारों तरफ गिरा देगा। यानी करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन, खुद हम्म। तो स्वस्थ रहा ना। जी। यानी रोग होने का चांसेस नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, आंतरिक भाव और बाहरी भाव को समझना जरूरी है। यानी वही शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की बात आ गई फिर। हम्म।
इसीलिए हर, देखिए ये एक जस्ट थोड़ा सा उदाहरण देके चल रहे हैं, बहुत डिटेल जाएंगे तो फिर 12 राशि में बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा। यानी ये आपको यही समझना है, जैसे चर का मैंने अग्नि समझाया, चर का जल समझाया, चर की वायु समझाई, वैसे ही चर का पृथ्वी भी एक समझा देते हैं। ये वाली चर का पृथ्वी है। अब मान लीजिए, अब पृथ्वी तो हवा या नदी के जैसा वेग नहीं है, न, है ना। लेकिन जी। मिट्टी के अंदर आप कुछ भी गाड़ देते हैं, कुछ साल के बाद क्या वहां पे कुछ मिलता है? वो बैक्टीरिया उस डेड बॉडी को खा जाता है। जी। यानी इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति इसमें बहुत अधिक होता है, अंदर ही अंदर खा जाता है इसको। यानी अगर इसका आंतरिक भाव सहज है, शुभ ग्रह है, शुभ दृष्टि है, तो फिर क्या इस पे किसी तरह का बीमारी आएगी? न, नहीं। तो इन चीजों को जस्ट समझना जरूरी है। वैसे ही फिर हम स्थिर को समझेंगे, वैसे ही फिर द्वि स्वभाव को भी समझेंगे। तो स्थिर तो आप चलिए फिर स्थिर को भी थोड़ा सा एक दो उदाहरण से इसको भी समझ लेते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा है ना कि मूवेबल जो भी है, ये जो चार, 1, 4, 7, 10 राशियों के बारे में मैंने अभी जो डिस्कशन किए हैं, जी। ये बिल्कुल मतलब आ, इसके जो दो भाव, यानी दो भाव मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे आप ज्योतिषीय नजर से कि बाहरी जी। भाव और आंतरिक भाव को ऐसे समझेंगे। शुभ ग्रह है तो आंतरिक भाव सहज है, और अशुभ भाव या अशुभ से कनेक्टेड है, अशुभ प्लैनेट या अशुभ जैसे भावों से कनेक्टेड है, तो फिर उसका बाहरी भाव सहज है। तो बाहरी भाव अगर सहज है तो बीमारियां होंगी, आंतरिक भाव सहज है तो बीमारियां नहीं होंगी। नहीं। क्लियर? जी। चलिए, एक एक तो कोई उदाहरण ले लेते हैं स्थिर का। आपको तो मोटा मोटी जल वाला तो समझ में आ ही रहा है, वायु वाला समझ में जी। आ ही रहा है, लेकिन स्थिर पृथ्वी को ही ले लेते हैं। स्थिर अग्नि भी तो समझ में आ ही चुका होगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्थिर पृथ्वी को ही समझते हैं। स्थिर पृथ्वी कौन सा है? ये वृषभ राशि। ये ना जी। आत्मा की सबसे जड़ता की ओर दिखाता है, कठिन। और ये तामसिक भाव का विकास करवाता है। अगर आत्मा जागृत हो जाए, यानी आत्मा कौन सा है? सूर्य। जी। हाँ, आत्मा कौन सा है? सूर्य। सूर्य अगर यहाँ पे प्रबल हो, सूर्य की अवस्थान हो, तो फिर यहाँ पे क्या होता है? वो जड़ पदार्थ की जो कठिनता है, कठोरता है, वो कम हो जाएगा। तामसिक भाव की विकास में कमी आएगी, और वो सात्विक भाव की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन वही मान लीजिए अगर शनि भी साथ हो जाए तो तामसिक भाव बढ़ जाएगा। जी। यानी इनके शरीर में अगर कोई रोग हो जाता है, शनि और सूर्य अगर इकट्ठे हो जाएं, तो
इनके शरीर में अगर कोई रोग हो जाए तो काम तो चल जाएगा, इनका काम नहीं रुकेगा। इनकी जो स्थिर स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। इनका जो स्वभाव है जिसमें गंभीरता है वो नहीं बदलेगा। ये अपने पूरा टोटल माइंड को तो अपने लॉजिकली प्रूव करने के लिए, यानी इनका तार्किक जो प्रमाण है वो देने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अगर तामसिक और सात्विक दोनों भावों के अंदर बिगड़ाव हो जाए तो फिर बाहरी भाव सहज हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर कोई बीमारी बनता है तो फिर वो बीमारी बहुत लंबा समय तक इनको पीड़ा देता है। मरेंगे नहीं वो, मरेंगे नहीं, पीड़ा जरूर देगा, पीड़ा जरूर देगा। एक यहाँ पे एक चीज जो है ना, थोड़ा सा हम आपको और इन डिटेल्स, क्योंकि ये वृश्चिक को समझना जरूरी है। स्थिर जल, ये भी तो फिक्स्ड है ना, स्थिर राशि है, वाटरी साइन है। जी। तो स्थिर जल को समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, स्थिर है लेकिन है तो उसमें जल। जी। जो गति वाला जल था वो कैंसर था, कर्क राशि था। लेकिन स्थिर वाला जो जल है वो वृश्चिक है। अब स्थिर जल आपके घर के आसपास की जो स्थिर माने क्या बोलते हैं उसको, ड्रेन है, जहां पे पानी का प्रवाह नहीं है, वो भी तो यही वृश्चिक है। अब थोड़ा सा समझिए, तालाब में और आपके ड्रेन वाला पानी में क्या फर्क है। तालाब का पानी अच्छा। स्वच्छ होता है, आप पी सकते हैं उसको, यानी ये आंतरिक भाव हो गया। लेकिन वही ड्रेन वाला पानी आप पी नहीं सकते हैं। न, उसमें क्या होगा, कट्टरवादिता जो अधिक होगी। यानी बाहरी भाव अगर प्रबल हो गया तो इसमें उस तरह की प्रॉब्लम्स जरूर आते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम जरूर आता है। उसमें अहंग भाव बहुत होगा, अहंकार, ये महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा है। लेकिन अल्टीमेट, अब यहां से समझिए, इस चीज को समझिए। उनका इतना अभिलाषा इतना उच्च होता है, इतना महत्वाकांक्षा अधिक होता है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाते। स्वाभाविक तौर पे उनका मन विक्षिप्त रहेगा, और मन विक्षिप्त लगातार रहते रहते क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम किस चीज का होता है, उनका पेट की समस्या तो 100% होगी। हम्म, और पेट बिगड़ गया तो पूरा जीआईटी बिगड़ता है। जीआईटी बिगड़ने के बाद फिर उनको क्या, फिस्टुला, पाइल्स, यही सब का तो प्रॉब्लम होता है। यही है आंतरिक भाव और बाहरी भाव को समझने की बहुत सरल और आसान तरीका मैंने बताया। ठीक है। जी। इसके बाद ये हो गया स्थिर वाला। अब हमको जो सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है वो है द्विस्वभाव वाला। आप स्थिर मोटा मोटी समझ गए ना, पूरा डिटेल नहीं किया लेकिन मोटा मोटी समझ में तो आ गया ना। जी सर।
द्विस्वभाव राशि में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका मैंने बोला 0 डिग्री से 15 डिग्री चर स्वभाव का होता है, और 15 डिग्री से 30 डिग्री जो होता है वो कौन सा, स्थिर स्वभाव का होता है। इसीलिए ये द्विस्वभाव वाले राशि बोलते हैं इसको। अब मान लीजिए द्विस्वभाव का ये वायु राशि है, कौन सा, मिथुन, है ना। द्विस्वभाव है लेकिन वायु राशि है, इसका भी तो 50-50 भाव है ना। ये पहला चर है, उसके बाद स्थिर है। तो चर में अगर बाहरी भाव अच्छा है, अच्छा नहीं है, यानी मैलिफिक है, तो फिर इसके अंदर चेतना की कमी बहुत ज्यादा रहेगी। इसी चीज को आप समझिएगा, प्रोफेशन में भी ये बात आपको हम दोबारा बोलेंगे। फिर जब हम लोग प्रोफेशन को फिर दोबारा पढ़ेंगे, तो फिर ये बातें वहां पे भी हम आपको दोबारा बोलेंगे। इसके अंदर चेतना की कमी होगी, और चेतना की कमी होने के बाद मतलब क्या है, इसके इंटेलेक्चुअलिटी में कहीं ना कहीं कमी होगा। वो तुरंत चीजों को समझ नहीं सकता है। इसीलिए देखते रहिएगा कि इसके स्वभाव माने इसकी जो लगन है, मिथुन लगन, 15 डिग्री के अंदर है या 15 डिग्री के बाद है। 15 डिग्री के अंदर अगर होगा तो ये तो गतिशील होगा, चंचल मना होगा, है ना। लेकिन 15 डिग्री के बाद अगर होगा तो आत्मा के अंदर उसके एक साम्यता का विकास होगा। वो ना चीजों को तुरंत समझ सकता है, बहुत अच्छा से समझ सकता है। और वो आ, क्या बोलते हैं, जैसे उसकी जो प्रकृति है ना, वो प्रकृति बाहरी तो आपको कुछ और दिखेगा लेकिन अंदर से वो स्थिर रहेगा। और बैलेंस करना, जैसे तुला राशि बैलेंस करता है, वैसे ही जेमिनाई का नेक्स्ट 15 से 30 डिग्री वाला जो हिस्सा होता है, वो समन्वय करने के लिए बहुत ज्यादा एक दूसरे से सामंजस्यता करने के लिए वो बहुत अधिक प्रयास करता है। यहाँ पे जो रोग होते हैं इस जगह पे, अगर नेक्स्ट 15 डिग्री मतलब 15 से 30 डिग्री के अंदर जो रोग होगा वो लंबा पीरियड चलेगा। और शुरू का 15 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अगर चलता है, क्योंकि चलचन मला है, यानी रोग होने में भी जितना कम समय लगता है, ठीक होने में भी उतना ही कम समय लगता है। द्वि स्वभाव को आप इस तरह से समझ सकते हैं। द्वि स्वभाव में से कौन सा है, दूसरा है भार्गो, ये वाला सेगिटेरियस यानी धनु, और ये मीन, शुरू का 15 डिग्री और बाद का 15 डिग्री, चीजें लगभग एक ही जैसा है। खाली मीन में ना थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा बता देता हूँ। मीन में चूंकि ये विंड है ना, ये वाटरी है, तो वाटरी में ये यहाँ पे दो चीजों का आ जाता है। ये कर्क को आप समझ गए, कर्क को समझ गए और स्कॉर्पियो को समझ गए। तो शुरू का 15 डिग्री जो है कर्क जैसा है, और बाद का 15 डिग्री वो आपका
वृश्चिक जैसा है। बस इतना समझ लीजिए आप। वैसे ही ये आदि साइन का पृथ्वी राशि वाला है भार्गव, वैसे ही 15 डिग्री 15 डिग्री का हिसाब आप समझ सकते हैं। ये मूलतः हमें क्या समझना है, मीन में एक्चुअली है क्या। आप जैसे मान लीजिए, अगर कालपुरुष की कुंडली का ये जन्म राशि को माना जाए, तो ये इसका मोक्ष राशि है मीन। तो इसमें ना, मीन में नेक्स्ट जो 15 डिग्री होता है, नहीं, ये 15 से लेके 30 डिग्री वाला भाव जो होता है, उसमें ना बहुत लंबा स्फुरन होता है, और वो है रहस्यमय स्फुरन बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है मोक्ष राशि। वृद्धावस्था में जब इंसान का धीरे धीरे जरा जीर्ण या वृद्धावस्था प्राप्त होता है इंसान, तो उस समय इंसान के अंदर बाकी चीजों का भोग विलास की जो इच्छाएं हैं वो कम हो जाती है ना। होता क्या है, वो धर्म कर्म में अपने आप को ज्यादा प्रक्षेपित करना चाहते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनका माने, अगर अशुभ भी हो बाहरी हिस्सा, तो भी ना उसको शुभ में परिवर्तन करने की कोशिश उनके अंदर एक डिवाइन सोर्स का काम चलते रहता। इसीलिए मीन लग्न के लोगों को आ, आप बखूबी समझ सकते हैं। इनका देखिएगा, रोग होता तो है, मैं रोग होता नहीं है ऐसा तो बोल नहीं सकता हूँ। रोग तो सभी लोगों को होगा। ये जितने 12 के 12 भाव हैं, ये सभी भावों की या 12 के 12 राशियों का है। रोग तो सभी को होता है, लेकिन रोग में बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होते हैं। इनको जनरली जैसे माने क्या बोलते हैं उसको, सर्दी, है ना, जो हिक्का काश, इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, होते तो हैं, तकलीफ उतना नहीं होता। इसके साथ साथ में ये सिर्फ राशि को ही नहीं देखना है, साथ में हमें नवांश को भी बहुत अच्छे से देखना जरूरी है। नवांश को भी देखना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। नवांश में जो किन किन राशियों में इनका नवांश कुंडली पड़ रहा है, वो भी आप लोग देखते रहिएगा। अगर नहीं दिखे, जैसे ये देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, है ना। जैसे ये देखिए, इनका ये नवांश चार्ट है ना। नवांश चार्ट को भी समझना बहुत जरूरी होगा, कौन कौन सी राशि के अंदर, क्योंकि राशि का फल वहां पे भी तो मिलेगा अपने को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। राशि वहां पे भी इसकी अवस्था, ये देखिए, जैसे ये नॉर्थ वाला ही दिखाते हैं, ये है नवांश चार्ट। नवांश चार्ट में ये यहाँ पे देखिए मेष राशि है, तो ये राशि वाला हिस्सा यहाँ पे भी आता है, इसका भी